जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एनडीए का जीईटी का पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है आपका, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत से बच्चे एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ मैथ्स के पीछे भागते हैं, मैथ्स की तैयारी करते रहते हैं, मैथ्स के ही पीवाईक्यूज लगाते हैं, मैथ्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन जीईटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जीईटी का पेपर 600 मार्क्स का होता है और मैथ्स का पेपर सिर्फ 300 मार्क्स का होता है। मतलब ये कि जितना एफर्ट आप मैथ्स के पेपर के लिए डालते हैं, जीटी सेक्शन के लिए भी उतनी ही मेहनत अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर करना एक बहुत आसान काम बन जाएगा आपके लिए। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं 3 बार ये एग्ज़ाम इसीलिए फेल हुआ था बिकॉज मैं पूरे टाइम मैथ्स में लगा रहता था। मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आती थी और मैं मैथ्स को 4-4 घंटे 5-5 घंटे देता था, बट जीएटी को लाइटली लेता था और सिर्फ जीएटी में मेरे मार्क्स नहीं आते थे और यही रीज़न था मेरे फेलियर का। तो आपके लिए मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सारे की पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँगा, मैं इसीलिए इतनी स्ट्रैटेजी, इतना टाइम मैंने इस पर दिया है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके जीईटी के पेपर में, जिसमें से 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं, वो है इंग्लिश। अब इस इंग्लिश के लिए सिलेबस क्या क्या है, इसमें आती है वोकेबलरी, एंटोनिम सिनोनिम्स, इसमें आता है क्लोज टेस्ट जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, योर नॉलेज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। फिर इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक नई चीज़ ऐड हुई है पेपर में, पिछले 2-3 बार से आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होगा, एक पैसेज पढ़ना होगा, उससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद एक होता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो जिससे कि आप एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ना अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। मेक श्योर दैट यू सिट 15 to 20 मिनट्स अ डे एंड यू रीड ऑन अ डेली बेसिस। रीडिंग से आपको ना ग्रामर की सेंस अपने आप इंप्रूव होती नजर आएगी, और जब भी आप स्पॉटिंग द एरर जैसे क्वेश्चन करोगे, इवन वोकेबलरी के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि यार ये वर्ड तो, इसका मीनिंग मुझे थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है, ये वर्ड मुझे आता है, मुझे इसका मीनिंग पता है। काउंटरफीट जो वर्ड है मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, एब्सर्ड जो वर्ड है मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उससे। तो इन 50 क्वेश्चन में से आपका एम होना चाहिए कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आओ। 30 से 35 क्वेश्चन आपको एम रखना चाहिए कि 50 में आप अटेम्प्ट करके ही आ रहे हो। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है जानना इंग्लिश के लिए कि वोकेबलरी के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। वोकेबलरी बहुत ही एक वास्ट टॉपिक होता है, मतलब इतने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो अभी जो 1.5-2 महीने रह गए हैं उसमें आप सिर्फ वर्ड याद करोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो वोकेबलरी के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी के पीछे नहीं भागना है। इसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिटेड नहीं होते किसी भी लैंग्वेज में, तो आप कितने ही वर्ड्स याद कर लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स यूपीएससी आपसे पूछता है एग्जाम में ना, वो जनरली करंट अफेयर्स में आते हैं। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, मैगजीन रीडिंग करते हैं, तो आपको वो वर्ड्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो उसका कोई मतलब ही नहीं कि आप पूरा दिन बैठ के और एक लिस्ट बना ली है 100 वर्ड्स की और उसको रटे जा रहे हो। इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी कि आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीवाईक्यूज़ को ही सॉल्व करने में दें, पीवाईक्यूज़ के ही अनसीन पैसेज सॉल्व करें, पीवाईक्यूज़ के ही क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें, जो रूल्स पूछे जा रहे हैं उन रूल्स पे अच्छे से कमांड करें, ग्रामर के रूल्स जो आते हैं इंग्लिश में, और इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है। देखो, अंधाधुन पढ़ाई नहीं करनी है। अब टाइम उतना नहीं है कि आप हर चीज़ पढ़ के और सोच रहे हो कि मैं अभी टॉपर बन जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब जो पेपर 2 है उसमें सिर्फ अब 100 क्वेश्चन बच गए, 50 क्वेश्चन की हमने बात कर ही ली है। तो 100 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फिजिक्स का। इन जनरल कहें तो साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है उन बचे हुए 100 क्वेश्चन में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जनरल साइंस है। इन तीन टॉपिक को मिला दें तो 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है और कहाँ से उसको पढ़ना चाहिए। देखो, फिजिक्स में पूरा आता है आपका हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की बुक्स में टोटली कवर्ड है बहुत अच्छे से। ये सब बुकें कहीं आपको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट पे। अदरवाइज आप किसी से भी मांग सकते हो, अपने जूनियर वगैरह से बुक मांग के पढ़ सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा चैप्टर होंगे ही नहीं, दोनों
बुकें जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी मिला दोगे तो 10 चैप्टर होंगे, बट एक बार की मेहनत है, एक बार ढंग से 10 चैप्टर पढ़ लिए तो इस 25 क्वेश्चन जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं ना फिजिक्स के, उसमें आराम से 20 तो करके ही आओगे, 25 में से 20 तो डेफिनेटली करके आओगे। और 20 क्वेश्चन मतलब सीधे 80 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जीएटी का। सिमिलरली केमिस्ट्री आपको पढ़ना है या बायोलॉजी, मतलब जो जनरल साइंस है वो आपको पढ़ना है नहीं, आई लीव दैट अप टू यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी जीईटी के पेपर में। अब ये सब मैं किसी भी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के लिए अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल एडवाइस है सबके लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिजिक्स का है, फिजिक्स एंड साइंस का, उसके बाद है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का 20% वेटेज है एज पर दी यूपीएससी, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। अब इस 20% में क्या क्या पूछा जा रहा है? अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, इंडियाज़ क्लाइमेट, सी पोर्ट्स, मेजर रूट्स ऑफ द सी, ठीक है, यही सारी चीज़ें, मतलब रिवर्स, जोग्राफिकल मैप हो गया इंडिया का, फिजिकल मैप हो गया, आपको सब आइडिया होना चाहिए बेसिकली कौन सी सिटीज़ कहाँ पे, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? अगेन एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स। एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे अच्छे से 9th एंड 10th की, तो 15 से 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे। 15 क्वेश्चन करना तो मेरे हिसाब से बहुत ही गुड डील है। और 15 अगर यहाँ कर लिए, 20 फिजिक्स के कर लिए, 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ कि आप हिस्ट्री और जनरल साइंस मिला के, और अगर 40 क्वेश्चन तक ले जाते हो तो 160 मार्क्स आपके इस 100 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। और इंग्लिश में जैसा मैंने कहा था 30 नेट करेक्ट एम करना है, तो 120 मार्क्स वहाँ पे हो जाएंगे। 160 एंड 120 ये हो जाते हैं 280 मार्क्स। 280 नंबर आपके सिर्फ जीईटी के पेपर से आ जाएंगे। मैथ्स में 100 मार्क्स भी लाने पे आप 380 पे चले जाओगे, जो कि एक बहुत ही सेफ स्कोर होता है, ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ आपके दिमाग से हटा देता हूँ, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का वेटेज 10% है। पार्ट बी में, पार्ट बी मतलब जो आपका एनडीए का पेपर 2 होता है जीटी का, उसका 10% वेटेज। उसमें भी 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के हमने ऑलरेडी हटा दिए हैं, मतलब 100 क्वेश्चन में सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। अब बच्चे इस पर टाइम कितना देते हैं? बहुत से क्रिएटर्स 8-8 घंटे की वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स की। बच्चे 8-8 घंटे की वीडियो देखते हैं इन 10 क्वेश्चन के लिए, और करके आते हैं इनमें से 2 या 3, और सोचते हैं कि आज तो भाई मज़ा आ गया, मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, मेरे 12 नंबर बन गए। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप 8-8 घंटे बैठ के वो वीडियोस देख रहे थे, उसकी जगह अगर आप फिजिक्स पढ़ते, बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से कुछ पढ़ते, ज्योग्राफी में से कुछ रिवाइज करते, तो आप डेफिनेटली 5 से 8 क्वेश्चन करके आए होते। मतलब जब आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए उस चीज़ों को पढ़ने के लिए जो कि डेफिनेट है, जो कि आपको पता है कि हाँ इसी टॉपिक से आएंगी, मतलब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किए हुए हैं टॉपिक्स कि किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है, उसके बावजूद आप करंट अफेयर्स के पीछे भागते हो जिसका कि कोई भी लिमिटेड सोर्स नहीं है। करंट अफेयर्स में तो यार कुछ भी पूछा जा सकता है। खुद ही सोचो ना कि किसी भी पर्टिकुलर गेम को उठा लिया, कौन जीता था ये गेम, कहाँ पे कंडक्ट हुआ था ये गेम, कोई पर्टिकुलर मीटिंग ले ली, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, होस्ट नेशन कौन सा था, कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, ये तो डेफिनेट है ना, ये थोड़ी चेंज होने वाली है। आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाई किया करो। करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखनी है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने हर चीज़ पढ़ ली है, इंग्लिश मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है, इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है वो हर चीज़ कवर कर ली है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ही जाके करंट अफेयर्स पे अपना हाथ लगाना है, वरना आपको उसको स्किप कर देना है, टोटली स्किप कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स को टाइम देने की। बिलीव इट और नॉट, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही पीक टाइम होता है। मतलब मैं भी यार 10 घंटे की वीडियो डाल दूंगा ना करंट अफेयर्स की, और लिख दूंगा कि 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। भाई 100 क्वेश्चन तो 10 साल में आएंगे पेपर में, एक बार में पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। अब मेरे उन 1000 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन फंस गए, तो मैंने कोई जस्टिस नहीं किया, मैंने आपका सिर्फ टाइम वेस्ट किया और अपना फ़ायदा देखा है। तो मेरे चैनल पे कभी आपको एक करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं मिलेंगी। और मेरी एडवाइस ये है, जो भी क्रिएटर्स ये डालते हैं मैं उनके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है भाई, अपने अपनी अपनी मर्जी है, आपका चैनल है, आपको जैसे जो मन आप वो कंटेंट डालिए, बट ये कभी भी एक एस्पिरेंट के लिए सही नहीं होता। जिस टाइम उसको रिवीजन करना चाहिए, जिस टाइम उसको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, उस टाइम बैठ के 8-8, 10-10 घंटे की बच्चा करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहा है, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज़ अपना टाइम इस पर नहीं देना है, ठीक है। एक बार मैं समअप कर देता हूँ सारी चीज़ों को। इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए रीडिंग हैबिट। उसके बाद इंग्लिश के बाद हो गया फिजिक्स, फिजिक्स को आप नहीं स्किप कर सकते। फिजिक्स के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एनडीए के लिए। और इसके अलावा या तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, या तो फिर आप जनरल साइंस पढ़ो, मतलब जिसमें केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और जीईटी को
उतना ही इज्जत देनी है जितनी जीईटी डिज़र्व करता है। मतलब मैथ्स का 2 गुना है इसका वेटेज मार्क्स के टर्म्स में, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। जीईटी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, उतना ही टाइम और एफर्ट्स जीईटी में लगाने हैं, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। वरना क्लियर भी होगा तो 5-10 नंबर से क्लियर होगा, कोई मतलब नहीं है। कल को मेरिट आउट हो जाओगे तो बहुत दुख होगा आपको। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अच्छे से पढ़ाई करो। अगले वीडियो में बताऊंगा कि पीवाईक्यूज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मॉक्स कैसे देने हैं, कौन से अच्छे सोर्स से देने हैं। ठीक है, सो टेक केयर, जय हिंद, सी यू ऑल।